नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, जो कि बंसल हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में सिजेरियन के बारे में और उसके उपचार के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर दीप्ति गुप्ता के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिसके ज़रिए आप सीधे डॉक्टर दीप्ति से सलाह ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर दीप्ति का रुख करना चाहूँगा मैं। डॉक्टर दीप्ति, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि कोरोना के चलते आर्थिक परेशानी हो रही है लोगों को, ऐसे में बंसल हॉस्पिटल गर्भवती महिलाओं के लिए कैसे सहायता प्रदान कर रहा है? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जी। कोरोना की वजह से हमको शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इस समय सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी गर्भवती महिलाओं, अपनी एक्सपेक्टिंग मदर्स का बहुत ख्याल रखें, और इसीलिए हम अपनी एक्सपेक्टिंग मदर्स को, अपनी गर्भवती महिलाओं को फर्स्ट कंसल्टेशन, जो उनका पहला परामर्श है, वो फ्री कर रहे हैं पूरी तरह। जी डॉक्टर दीप्ति, आपने भारत के अलावा विदेशों में भी काम किया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि प्रेगनेंसी में सिजेरियन का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है? ये बिल्कुल सच है। ग्लोबली अगर हम देखें तो सिजेरियन सेक्शन की रेट लगातार बढ़ती जा रही हैं और नॉर्मल डिलीवरीज कम हो रही हैं। अगर हम फिगर्स की बात करें तो दुनिया भर में देखा जाए तो सन 2000 में सिजेरियन सेक्शन की रेट सिर्फ 12% थी और 2015 में बढ़कर वो 21% हो गई है। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो जब मैंने यूके ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही थी तो वहाँ पे भी सिजेरियन सेक्शन की बढ़ती दर बहुत चिंता का विषय था सब लोगों में। अगर हम सिर्फ यूके की बात करें तो यूके में 2000 में सिजेरियन सेक्शन करीब 19% था और यही रेट 2015 में बढ़ के 26% हो गई। मतलब यूके में हर चौथा बच्चा जो जन्म लेता है उसका जन्म सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन से होता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में सिजेरियन सेक्शन की रेट बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, आपने विदेशों में भी काम किया है, आप इंडिया में भी अभी काम कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या कुछ अंतर है सिजेरियन को लेकर इंडिया में और बाकी देशों में, विदेशों में? बहुत अंतर तो नहीं है। हमारा बहुत बड़ा देश है। हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग फिगर्स होते हैं। अगर हम पूरे एक देश की बात करें तो अपने देश में करीब 17% के है सिजेरियन सेक्शन रेट, और जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कहना है कि 10 से 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सिजेरियन सेक्शन की रेट। जैसे कि मैंने कहा, अपने यहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं, सबके अलग अलग फिगर्स हैं। तो अगर हम तेलंगाना का देखेंगे तो वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन की रेट 50% से भी ज़्यादा है। अगर हम भोपाल की बात करते हैं, भोपाल में लगभग इट इज़ अराउंड 33%। तो जब मैं 33% कहती हूँ, मतलब भोपाल का हर तीसरा बच्चा जो जन्म ले रहा है उसका जन्म ऑपरेशन के माध्यम से हो रहा है। इसीलिए भोपाल में, हमारे देश में हर जगह सिजेरियन सेक्शन की रेट लगातार बढ़ती जा रही हैं। ठीक है डॉक्टर दीप्ति, आपने विदेशों में काम किया है, तो जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरीके से लोग इस चीज़ को देख रहे हैं वहाँ पर। विदेशों में सिजेरियन को किस तरीके से लेते हैं और इंडिया में किस तरीके से लेते हैं सिजेरियन को? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हर तरफ ये रेट बढ़ती जा रही है। इंडिया में भी और विशेषकर विदेशों में लगातार प्रयास चल रहे हैं कि ये रेट कैसे हम कम कर सकते हैं। इसके लिए पेशेंट्स को एजुकेशन दी जा रही है कि प्रेगनेंसी, लेबर को हम एक नॉर्मल इवेंट की तरह देखें। डॉक्टरों को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कब कब हम नॉर्मल लेबर और ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, बात करें हमारे भोपाल की प्रेगनेंसी में सिजेरियन को लेकर, भोपाल के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं कि भोपाल में इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि अब जो प्रेजेंट रेट है वो 33% हो गई है। बट हमें ये भी समझना है कि भोपाल राजधानी है। हमारे पास बहुत सारे रेफरल केसेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे जटिल केस आते हैं जो वहाँ पे उनकी डिलीवरी करना संभव नहीं होता है। तो ऐसे केसेस जहाँ पे सिजेरियन सेक्शन के माध्यम से माँ की और बच्चे की जान बचाया जा सकता है, ऐसे केसेस में सिजेरियन सेक्शन करना बहुत आवश्यक है।
और पेशेंट्स को कभी भी हिचकना नहीं चाहिए। इसीलिए जब भी हम देखते हैं कि डिलीवरी सिजेरियन के माध्यम से हो नॉर्मल डिलीवरी हो, पहले ये देखना चाहिए कि पेशेंट और बच्चे के लिए क्या सही है। ठीक। डॉक्टर दीप्ति, बंसल हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि बंसल हॉस्पिटल में आप पेशेंट को क्या कुछ सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराती हैं सिजेरियन को लेकर? देखिए, अगर हम सिजेरियन की बात करें तो हमें ये एक पूरी तरह एक प्रेगनेंसी को सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी में भाग करके नहीं देखना चाहिए। पहली बात तो जब भी हमारे यहाँ कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक ही डॉक्टर को देखे अपनी पूरी प्रेगनेंसी के समय। उससे क्या होता है, जब उसकी डिलीवरी का समय आता है तो एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो चुकी है। इसकी वजह से डॉक्टर पे ट्रस्ट रहता है। अगर आपका डॉक्टर पे ट्रस्ट है और आप नॉर्मल डिलीवरी भी करवा रही हैं, तो उस टाइम पे आपकी और डॉक्टर के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, जिस तरह से डॉक्टर आपको एनकरेज करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी कारणवश आपका सिजेरियन होना है तो भी आप डॉक्टर से कम्युनिकेट कर पाते हैं कि वो सिजेरियन क्यों ज़रूरी है, और ऐसा नहीं लगता कि अरे हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। किसी भी प्रेगनेंसी में लास्ट रिजल्ट होना चाहिए कि एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी बेबी। बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, कभी कभी सिजेरियन को लेकर पेशेंट कभी डर जाता है, तो उससे किस तरीके से डील करते हैं आप पेशेंट से, अगर डरा हुआ पेशेंट है कोई तो सिजेरियन को लेकर? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब पेशेंट प्रेगनेंसी के समय हमें देख रहा है, तभी हमें उससे नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के बारे में डिस्कस करना चाहिए। जो महिला 9 महीने तक ये बारे में सोच ही नहीं रही है, जब वो एकदम से उनको लेबर पेन्स होते हैं और हम उनको पहली बार सिजेरियन के बारे में बताते हैं, बहुत नॉर्मल है कि वो डर जाएंगी। इसीलिए पेशेंट के परिवार वालों को सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। कई बार हमारे यहाँ कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, पेशेंट नहीं समझ पाता है कि ये सिजेरियन क्यों ज़रूरी है। पेशेंट सोचता है कि क्या पता डॉक्टर या अस्पताल को पैसे कमाने हैं, या डॉक्टर के पास टाइम कम नहीं है। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट को आराम से बैठाएं, समझाएं कि क्यों सिजेरियन ज़रूरी है, और उसके साथ पूरे समय एक कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए। जी डॉक्टर दीप्ति, सिजेरियन के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं डिलीवरी के समय, और उसके तुरंत बाद क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। तो देखिए, सिजेरियन बहुत कॉमन ऑपरेशन है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि है ये एक ऑपरेशन ही, और हर ऑपरेशन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स, अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहले बात करें तो ब्लीडिंग, सिजेरियन के समय या उसके तुरंत बाद बहुत ज़्यादा खून बह सकता है, जिसको हम PPH या पोस्टपार्टम हीमोरेज कहते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है। सिजेरियन के समय हम कैथेटर डालते हैं पेशाब की नली में, उससे बहुत कॉमन एक यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो स्किन में सिजेरियन सेक्शन का स्कार होता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, ऐसे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और क्या हो सकता है, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन के बाद मोबिलिटी कम हो जाती है, पेशेंट एकदम से उठ के घूम फिर नहीं सकता है, कई लोग काफ़ी दिनों तक बिस्तर पे ही रहते हैं, इसीलिए पाँव में ब्लड क्लॉट्स, खून के धब्बे जम सकते हैं। अगर ये ब्लड क्लॉट, इनको हम DVT कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अगर यही ब्लड क्लॉट्स घूम फिर के लंग्स में आ जाएं तो ये बिल्कुल जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये सब हमारी थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है, ये ऑपरेशन है, इसमें रिकवरी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। कुछ महिलाएं ये भी कहती हैं कि क्योंकि वो उठ के बैठ नहीं पा रही हैं, इसीलिए उनको ब्रेस्ट फीडिंग में, बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर जो बच्चा सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर होता है कंपेयर टू जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होता है, तो सिजेरियन सेक्शन वाले बच्चे की इम्यूनिटी कम पाई गई है। डॉक्टर दीप्ति, कभी कभी आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे जिसमें पेशेंट काफ़ी वीक होता है, तो क्या सिजेरियन करने में कुछ प्रॉब्लम होती है डॉक्टर्स को उसमें? देखिए, पेशेंट कई बार काफ़ी वीक होता है। जनरली हमारे देश में एनीमिया बहुत कॉमनली पाया गया है। एनीमिया मतलब खून की कमी। इसके रीज़न्स होते हैं कि बहुत लोगों का, स्पेशली लड़कियों का, न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। एक बहुत कॉमन रीज़न है पेट में कीड़े होना। एक रीज़न है कि बहुत लड़कियों को बहुत समय तक पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसका वो कोई इलाज नहीं लेते हैं।
कई बार पेशेंट्स प्रेगनेंसी के समय आयरन टैबलेट्स नहीं खाते हैं क्योंकि उससे उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जिनमें ऑलरेडी हीमोग्लोबिन कम है, जो ऑलरेडी एनीमिक हैं, इनमें अगर डिलीवरी के समय ब्लड लॉस होता है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है ये। जी डॉक्टर दीप्ति, हमने देखा है कोई भी ऑपरेशन हो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क तो होता ही है। सिजेरियन में क्या कुछ रिस्क हो सकते हैं, क्या कुछ खतरे हो सकते हैं, इसमें ये भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सिजेरियन में जैसे मैंने आपको बताया कि खतरे तो हैं ही। हमने अभी बात करी, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर सिजेरियन हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब पीठ में एक सुई लगा के पेट और पाँव को सुन्न कर देते हैं, मगर इसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कभी कभार ऐसी परिस्थिति बनती है कि पेशेंट वो जो पीठ में सुई लगी है उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, या कभी कभार बच्चे की धड़कन इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है और जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। जनरल एनेस्थीसिया मतलब पूरे पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है। ऐसे समय में जो हम दवाई माँ को दे रहे हैं वो बच्चे तक भी पहुँचती है। जी डॉक्टर दीप्ति, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या सिजेरियन का असर अगली प्रेगनेंसी पर भी पड़ सकता है क्या? जी ज़रूर, सिजेरियन एक ऑपरेशन है, उसका असर आपकी अगली प्रेगनेंसी, आपके शरीर पे, आपके आने वाले ऑलमोस्ट हर ऑपरेशन पे पड़ सकता है। तो अगर आपकी पहली डिलीवरी सिजेरियन से हुई है तो नेक्स्ट डिलीवरी में भी सिजेरियन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो प्लासेंटा होता है, जो नाल होता है, वो यूट्रस में कहीं पे भी इम्प्लांट हो सकता है। नॉर्मल केसेस में वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, लेकिन कभी कभार अगर पहले सिजेरियन हो तो वो नाल जाके उस सिजेरियन सेक्शन के स्कार पे इम्प्लांट होता है, वहाँ पे वो अपना घर बना सकता है। इसको हम प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। और कुछ कुछ केसेस में वो जो नाल है वो बिल्कुल यूट्रस के अंदर चला जाता है, जिसको हम प्लासेंटा एक्रीटा बोलते हैं। इन केसेस में बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। इनफैक्ट ये ब्लीडिंग जानलेवा, लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि अगर दो प्रेगनेंसीज़ के बीच में गैप बहुत कम है और पहली प्रेगनेंसी में डिलीवरी सिजेरियन से हुई है, ये कई बार देखा गया है। जो लोग गाँव में रहते हैं, जिनके पास बहुत साधन नहीं हैं, उनकी पहली डिलीवरी तो चलिए सिजेरियन से हो गई, फिर जब नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हो गई, एकदम से दर्द उठने लगे और वो हॉस्पिटल तुरंत नहीं पहुंच पाए। ऐसे समय में जो यूट्रस होता है वो दर्द को नहीं बर्दाश्त कर पाता है और यूट्राइन रप्चर हो सकता है या बच्चेदानी फट सकती है। अगेन ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। जी डॉक्टर दीप्ति, सिजेरियन के बाद पेशेंट को क्या कुछ डाइट लेनी चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। इनफैक्ट हर मरीज डिस्चार्ज के समय ये ज़रूर पूछता है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मेरा इन जनरल सबसे ये कहना होता है कि आप सब कुछ खा सकते हैं। देखिए, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है ब्रेस्ट फीड करना, और जो भी आप खाते हैं वो आपके दूध में सिक्रीट होता है, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा खाया जिससे आपको लगा कि बच्चे को नहीं अच्छा लग रहा है या बच्चा ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, ज़्यादा रो रहा है, तो वो चीज़ मत खाइए। हमें बेसिकली अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। बाहर की चीज़ें कम खानी है। हम नहीं चाहते कि जस्ट सिजेरियन के बाद आपको या बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन हो, है ना। हम कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खाना चाहते जिससे कॉन्स्टिपेशन हो। इसके अलावा जो हमारे कल्चर में सदियों से चला आ रहा है, हमारी दादी नानी के नुस्खे, वो एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हीलिंग प्रमोट करती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे माँ का दूध बढ़ता है। उन्हें फॉलो करना चाहिए, लेकिन मॉडरेशन में। कुछ महिलाओं का ये रहता है कि वो बहुत उस समय घी की बनी हुई चीज़ें, बहुत लड्डू वगैरह खा लेती हैं, जिससे एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है। ऐसे में फिर लोगों का कहना होता है कि क्योंकि हमारा सिजेरियन सेक्शन हुआ इसीलिए हमारा इतना वज़न बढ़ गया। किसी भी प्रकार की डिलीवरी, या वो नॉर्मल डिलीवरी हो या वो सिजेरियन हो, उससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। बट आप डिलीवरी के बाद क्या कर रहे हैं, आप डिलीवरी के बाद कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे पता चलेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका वज़न बढ़ रहा है कि नहीं। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो बहुत मरीज़ पूछते हैं कि हमें
खट्टा खाना चाहिए कि नहीं। हमारे यहाँ एक भ्रांति है कि खट्टा खाने से टाँके ख़राब हो जाते हैं। देखिए, खटास में विटामिन सी होता है। विटामिन सी वुंड हीलिंग के लिए, हमारी हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसको खाने में कोई खराबी नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, सिजेरियन क्यों किया जाता है ये भी जानना चाहेंगे आपसे। इसके रीजंस क्या होते हैं इसे करने के? देखिए, सिजेरियन के बहुत सारे रीज़न होते हैं, है ना। और हमें ये समझना चाहिए कि जिन केसेस में सिजेरियन ज़रूरी है, जिन केसेस में हम सिजेरियन माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए कर रहे हैं, उनमें हमें हिचकना नहीं चाहिए। तो हमारे पास एक प्रपोर्शन उन मरीजों का है जो नॉर्मल डिलीवरी से बहुत डरते हैं, जिन्हें हमें इंकरेज करना पड़ता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करें। और एक प्रपोर्शन उन लोगों का है जो सिजेरियन से बहुत डरते हैं और जब ज़रूरत होता है तब भी वो सिजेरियन करवाने से हिचकिचाते हैं। तो जिन परिस्थितियों में ज़रूरी होता है, मान लीजिए बच्चा ब्रीच हो या बच्चा आड़ा हो, ऐसे ही जो प्लासेंटा की नाल होती है, जो कॉर्ड होती है, कई बार वो नीचे आ जाती है, या फिर जो प्लासेंटा ही है, जो नाल है, वो इतनी नीचे आ चुकी है कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे केसेस में हमें बिल्कुल भी नहीं हिचकना चाहिए और तुरंत सिजेरियन के लिए हाँ बोल देना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, आजकल हम देखते हैं कि पहले के मुकाबले अब नॉर्मल डिलीवरीज कम हो रही हैं। इसका रीज़न क्या मानती हैं आप, क्या वजह है इसके? ये तो आपने बहुत ही सही कहा, नॉर्मल डिलीवरीज तो कम हो ही रही हैं। इसके कुछ साइंटिफिक कारण हैं और कुछ अनसाइंटिफिक कारण हैं। अगर हम साइंटिफिक कारण की बात करें तो पहले के मुताबिक अब जो मैटरनल मोर्टालिटी है, चाइल्ड मोर्टालिटी है, वो बहुत कम हो गई है। पहले बहुत सारी माताएं और बच्चे जिनको हम बचा नहीं पाते थे, सुविधाओं के अभाव में हम उनको बचा लेते हैं, इसीलिए ऐसे केसेस में अब सिजेरियन बढ़ गया है। अगर हम अनसाइंटिफिक बातों की बात करें तो अगर आप देखेंगे, लोगों का वज़न अब पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोग काफ़ी ओवरवेट हो गए हैं, वो एक रीज़न है। इसके अलावा महिलाओं की जो फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, जैसे पहले हमारे यहाँ की महिलाएं चक्की पीसती थीं, इंडियन टॉयलेट यूज़ करती थीं, बट अब हम लोग की अब मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, ये एक वजह है। इसके अलावा जो लेबर पेन से डर लगता है, वो डर एक एक्चुअल डर है और उसकी वजह से भी लोग अब नॉर्मल डिलीवरी करवाने में बहुत हिचकिचाने लगे हैं। लास्ट में मैं ये भी कहूँगी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और हॉस्पिटल भी ज़िम्मेदार हैं इस बात के कि नॉर्मल डिलीवरी कम हो रही है और सिजेरियन सेक्शन के रेट बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि आजकल हमारा खान पान ही ऐसा कुछ हो गया है, जंक फूड्स वगैरह ज़्यादा यहाँ पर आजकल हम लोग लेते हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पेशेंट वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल डिलीवरी सब कम होने लगी। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। जंक फूड से वीकनेस होना हो, मोटापा तो ज़रूर ही बढ़ता है। एंड जैसे जैसे हम ओवरवेट होते हैं, कंसीव करने में मुश्किल होने लगती है। प्रेगनेंसी में जो बाकी समस्याएं हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़ होना, ये हो जाती हैं। अगर किसी पेशेंट का, किसी गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हो या डायबिटीज़ बहुत ही अनकंट्रोल्ड हो, ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी कराने में मुश्किल जा सकती है। और ऑफ कोर्स जंक फूड में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, ऐसे पेशेंट्स में कैल्शियम, आयरन, इन सब की कमी पाई गई है, तो ऐसे पेशेंट्स में मुश्किल हो सकती है नॉर्मल लेबर लेने में। अगर उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं हो, उत्साह नहीं हो, तो वो दर्द सहने में भी उनको मुश्किल जा सकती है। जी डॉक्टर दीप्ति, आपसे मैं अब नॉर्मल डिलीवरी के बारे में जानना चाहूँगा कि कोई भी गर्भवती महिला अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या कर सकती है? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत लोग जानना चाहते हैं और कई बार ये होता है कि जब उनकी डिलीवरी ड्यू होती है, वो हमसे पूछते हैं कि आप डॉक्टर जल्दी बता दीजिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, हमें सिजेरियन ना करवाना पड़े। सच बोला जाए तो इसकी तैयारी प्रेगनेंसी से पहले होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत ज़रूरी है कि हम अपना वेट कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा हमारा वज़न ना बढ़ा हो। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो उसको कंट्रोल में रखें। थर्डली, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में जितने एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा।
आप प्रेगनेंसी में वॉक कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी योगा है वो कर सकते हैं। करीब 90 से 95% लोगों को प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा लेबर में डिलीवरी के समय बहुत सारी बर्थिंग पोजीशंस हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पलंग पे सीधा लेट के ही आपकी डिलीवरी हो, वो सारी बर्थिंग पोजीशंस ट्राई कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी आपको डॉक्टर आपको सिजेरियन की सलाह दे तो उनसे और ऑप्शंस भी पूछें। अगर आपको लेबर पेन से डर लगता है, अगर आपको डिलीवरी के पेन से डर लगता है तो अपने डॉक्टर से पूछें कि हमारे पास पेन रिलीफ करने के लिए, दर्द कम करने के लिए क्या क्या उपाय हैं। बिल्कुल, वही जानना चाहूँगा डॉक्टर दीप्ति कि डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट को काफ़ी पेन होता है, उसे कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? उसको कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को दर्द कितना हो रहा है और उसमें दर्द सहने की क्षमता कितनी है। ये सोच बहुत गलत है कि बिना पेन के कुछ नहीं हो सकता है, नो पेन नो गेन, ऐसा नहीं है। तो अगर हम शुरू करें, जो शुरुआत की स्टेजेस होती हैं लेबर की, उसमें सिंपल कई बार थोड़ी सी मालिश या मसाज बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ महिलाएं अगर किसी बाथ टब में जाएं, जो हल्का सा गर्म पानी होता है, उसमें जाने से भी शुरुआत के लेबर पेन्स में बहुत फ़ायदा होता है। कई प्रकार की इंजेक्शंस हैं, जैसे कि पेथिडीन इंजेक्शन एक होता है जो हम लेबर की शुरुआत में दे सकते हैं, उससे फ़ायदा होता है। तो इन चीज़ों से पूरी तरह लेबर पेन्स नहीं जाते हैं, लेकिन वो थोड़े कम हो जाते हैं। इसी तरह देखा जाए तो एक गैस आती है जिसको हम कहते हैं एंटोनॉक्स। जो ये एंटोनॉक्स गैस होती है, ये नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है और इसको पेशेंट खुद से लेता है। इस गैस को काम करने में करीब 20 से 30 सेकंड लगते हैं और जनरली जो कंट्रैक्शन आते हैं उसके जस्ट पहले लेना चाहिए, उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जो मैं थोड़ी देर पहले बर्थिंग पोजीशंस की बात कर रही थी, तो अगर आपको लग रहा है कि आप एक पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके उसके सलाह के अंदर आप बाकी कोई और पोजीशंस ट्राई कर सकते हैं। अगर इन सब से भी काम ना बने तो हम एपिड्यूरल ले सकते हैं। जो हम जिस एपिड्यूरल की बात कर रहे हैं उसी को हम पेनलेस डिलीवरी कहते हैं। उसमें एक एनेस्थेटिस्ट आपकी पीठ में इंजेक्शन लगाता है, जिससे आप पेट और पाँव के आपके जो दर्द हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इससे ऑलमोस्ट आपको 95% रिलीफ मिल जाता है। एंड ये उन महिलाओं के लिए जो लेबर पेन्स की वजह से सिजेरियन सेक्शन करवाना चाहती हैं, ये बहुत ही अच्छा है। सेकेंडली कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे हमें दर्द के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। मान लीजिए लेबर हम जैसे सोच रहे हैं वैसे नहीं प्रोग्रेस कर रहा, या लेबर पेन्स आ रहे थे लेकिन अब कम हो गए हैं, तो हमें दर्द बढ़ाने के इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देने पड़ते हैं। ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन वाले जो कंट्रैक्शंस होते हैं, जो दर्द होते हैं, इन्हें सहना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में एपिड्यूरल या पेनलेस लेबर बिल्कुल वरदान की तरह काम कर सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसको उपाय। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।